नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसके महत्व और अहमियत को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। कल के एपिसोड में, कल के वीडियो के कथानक में इस बात पर बल दिया गया था और निवेदन किया गया था कि यह देश हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस और हमारे शहीद आजम भगत सिंह जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, हमारे अमर शहीद अशफाकुल्लाह का, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस का, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई का, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती का, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा का, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडेलू का, इत्यादि लोगों का जो प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे शहीद आजम भगत सिंह, ये उनका देश है। और बाबा साहब जिन्होंने इस समाज के उस तबके के लिए, जिस तबके के साथ हजार साल तक लगातार उसको सताया गया और उसका हर तरह से शोषण किया गया, उसको बहुत घाव दिए गए, उस तबके के लिए हमारे बाबा साहब ने जो है पूरा जीवन लगा दिया, अर्पित किया और उसी के लिए जो है वो अपने जीवन की जो अनमोल आहुति दी। अब इसलिए ये देश जो है हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक, राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, हमारे शहीद आजम भगत सिंह और भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर का है। और जब बाबा साहब अम्बेडकर की बात आती है तो उनके साथ और भी जो उनके साथ काम करने वाले जो है ज्योतिबा फूले वगैरह जो है, जो उनका देश है। तो लेकिन कदाप जो है जिन्होंने इस देश के साथ गद्दारी की है और जिन्होंने एक मैंने चाटुकार इतिहासकारों की फौज खड़ी करके, चाटुकार बौद्धिक वर्ग की फौज खड़ी करके, चाटुकार मीडिया की फौज खड़ी करके, चाटुकार पत्रकारों की फौज खड़ी करके अपने सारे गद्दारी के पापों को ढकना और एक उनका झूठा महिमा मंडल जो है कराने का वातावरण खड़ा किया है। जैसे ये मोहनदास करमचंद गांधी और
और नेहरू, जिन्होंने इस मुल्क के साथ क्या क्या गद्दारियाँ की हैं, वो सारे तथ्य जो है ये तीनों मर्सनरी यानी चाटुकार इतिहासकारों का, चाटुकार बौद्धिक वर्ग का, चाटुकार पत्रकारों का, चाटुकार मीडिया का, इन सबों ने जो है इस GNPC के गांधी नेहरू परिवार चांटा चौकड़ी के, जिसमें मोहनदास करमचंद गांधी भी आता है, इसके मुल्क के खिलाफ सारी गद्दारियों को ढकना और इनके पक्ष में एक झूठी महिमा मंडन का एक वातावरण, एक जहरीला वातावरण खड़ा किया। तो और वही वातावरण हमारे आपके दिमागों में ठूसा हुआ है और उसी का परिणाम है कि आप हर स्कूल और स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों के आगे जो है इन्हीं का फोटो मिलता है, किताबों में इन्हीं का फोटो मिलता है, गली कूच में इन्हीं का फोटो मिलता है, हर पत्थर पर इन्हीं का फोटो मिलता है। और जो है और बड़े संस्थान माने एयरपोर्ट और शिक्षण संस्थाएं, विश्वविद्यालय, सब नहीं का पूरा ये मानसिक रूप से ग्रसे हुए हैं। जबकि देश में देशभक्ति की भावना आनी चाहिए, देश प्रेम आना चाहिए, देश में एकता की बात आनी चाहिए। तो निश्चित रूप से और देश का स्वरूप क्या हो और जो हमारे माने सुभाष चंद्र बोस ने, शहीद आजम भगत ने, बाबा साहब ने अपने मस्तिष्क को, अपने जहन में बड़ी शिद्दत के साथ कल्पना किया था। तो यह देश उनकी कल्पना के अनुसार जो है होने की आवश्यकता है। लेकिन इन देश के गद्दारों ने जो है इस देश को खंडित करके और हमारे देशवासियों को बांट करके जाति में, संप्रदाय में, भाषा में, प्रांत में, हर तरह से बांट करके उनको कमजोर करके ये पूरा जो है हमारे देशवासियों को मानसिक रूप से वो गुलाम बनाया है और मानसिक रूप से गुलाम बना करके और उनको व्यक्तिगत स्वार्थी भी बनाए हुए हैं। जैसे मैंने व्यक्तिगत स्वार्थी भी जानबूझ करके इन ताकतों ने बनाया हुआ है और व्यक्तिगत स्वार्थी वो भी बहुत निचले स्तर का। और व्यक्तिगत स्वार्थी मैंने हमारे आम भारतीय भाई बहनों को वो जानबूझकर परिस्थितियां भी ऐसी थोपी गई, जैसे व्यवस्था चरमराई हो, चीज का अभाव हो तो व्यक्तिगत स्वार्थ का बाजार और गर्म हो जाता है। कुछ ऐसा ही इन सबों ने जानबूझ करके ये परिस्थितियां पैदा की और फिर और इस बात का वातावरण दिया और इस बात की आदत डाली कि लोग जो है ये जातिवाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधें, संप्रदायवाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधें, भाषावाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधें और प्रांतवाद में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ साधें। और भी जहरवाद हैं, क्षेत्रवाद है, समूहवाद है, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद है। इसमें अपने व्यक्तिगत स्वार्थ साधने की भी आदत हम भारतीय भाई बहनों में डाली। तो एक जो है बहुत निम्न स्तर एक बहुत निम्न स्तर के वो व्यक्तिगत स्वार्थ के हम शिकार हो गए, उस मानसिक गुलाम के शिकार हो गए। इन्हीं मानसिक गुलामी का ये शोषण करके जो है हमसे जो है वोट, जो हमारा कीमती हथियार है, मताधिकार, जिसको हमारे महापुरुषों ने जो है मैंने भारत का संविधान बनाकर दिया है। हालांकि उसमें वो नेहरू का भी नाम आता है, ऐसी बात नहीं है, उसमें नेहरू का भी नाम आता है, लेकिन संविधान बनाने में सबसे अधिक किसी का योगदान है तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है, बाबा साहब का है। नेहरू भी था उसमें, ऐसी बात नहीं है। जब उसको इसे गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने प्रधानमंत्री के रूप में थोप दिया तो उस संविधान सभा, उस संविधान बनाने वाली या संविधान निर्मात्री
वो संविधान समाज में वो था, तो ऐसी बात नहीं है। तो इससे उसके पाप नहीं धुले। तो उस संविधान के द्वारा हमारे हाथों में जो एक अमोघ अस्त्र मताधिकार का दिया, इस मताधिकार को इन माने भारत समाज विरोधी ताकतें जो कि राजनीतिक दलों के वेश में है, तो इस हथियार को छीनने का प्रयास और छीनते भी हैं, प्रयास में छीनते भी हैं हमको मानसिक गुलाम बना करके। मानसिक गुलाम मतलब हम व्यक्तिगत रूप से स्वार्थी हैं, जातिवाद में अपना स्वार्थ साधते हैं, संप्रदायवाद में अपना स्वार्थ साधते हैं, भाषावाद में अपना स्वार्थ साधते हैं, प्रांतवाद में अपना स्वार्थ साधते हैं। तो इस कमजोरी को इसी कमजोरी का वो फायदा उठा करके और मानसिक गुलामी का फायदा उठा करके हमारे इस अमोघ अस्त्र को छीन करके वो सत्ता नसीब हो रहा है। लेकिन और इसीलिए ये कहने में हमको भी संकोच होता है। मोटा मोटी इनकी नज़रों में हमारी जो आदरणीय अवाम है, जिसको संविधान ने इतना ऊंचा दर्जा दिया है, और संविधान ने ये भी कहा है कि इस देश की सार्वभौमिक शक्ति यानी सॉवरेन पावर हमारी आवाम में है। इतना ऊंचा दर्जा दिया है। उस सॉवरेन पावर को इन भारतीय समाज विरोधी से मतलब कि इस समाज को विखंडित करने वाली ताकतें, जो कि इन्हीं अस्त्रों, इन्हीं खतरनाक हथियारों से, जातिवाद, संप्रदायवाद, भाषावाद, प्रांतवाद हथियारों से हमारे जो सॉवरेन पावर है, हमारी अवाम उसको खंडित किए हुए हैं और उसको मानसिक रूप से गुलाम बनाए हुए हैं और मानसिक गुलाम बनाकर उनसे जो उनका वो अमोघ अस्त्र उनसे छीन रहे हैं। लगभग यही मोटा मोटी स्थिति जो है 60-70 सालों से चल रही है। लेकिन अब भारतीय अवाम ताकत दल, जिसका नाम ही है कि भारत की अवाम की ताकत, तो जो उसकी असली ताकत है, जो कि इस देश की सार्वभौमिक ताकत है और वो संप्रभुता की ताकत है, सॉवरेन पावर है, उसी को वापस लाने के लिए ये चेष्टा कर रहा है। और वो उसकी सार्वभौमिक ताकत तभी वापस आ सकती है, ये हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन, हमारे सभी आदरणीय भारतीय अवाम जान ले कि जब वो एक होगी और वो हमारी जो सार्वभौमिक ताकत वाली जो अवाम है, एक ही आधार पर होगी, वो मंच है भारतीयता का। ये सार्वभौमिक तथ्य जो है, तो ये सार्वभौमिक तथ्य है कि भारतीयता के आधार पर ही जो है हमारे देश की 140 करोड़ या 135 करोड़ अवाम जो है एक हो सकती है और अपने सार्वभौमिक ताकत के रूप में जो है वापस प्रतिस्थापित हो सकती है। तो ये भी एक सार्वभौमिक तथ्य है। इसी सार्वभौमिक तथ्य की पहचान जो है भारतीय ताकत दल अपने अवाम से करवा रहा है कि आप अपनी ताकत में वापस आइए, एक होइए, और आप सभी लोग भारतीय हैं। कृत्रिम जो दीवारें हैं जाति की, उसको तोड़िए। कृत्रिम जो दीवारें हैं जो सांप्रदायिकता की, उसको तोड़िए। कृत्रिम जो दीवारें हैं जो बनाई गई हैं भाषावाद के नाम पर, उसको भी तोड़िए। कृत्रिम जो दीवारें हैं प्रांतवाद की, उसको भी तोड़िए। अपने स्वरूप में आइए भारतीयता के, और अपनी सार्वभौमिक ताकत के रूप में वापस आइए। तब इन देश को विखंडित करने वाली ताकतों को माकूल जवाब आप
वो देने के लायक बन पाएंगे। तो इन देश विरोधी, भारतीय समाज विरोधी ताकतों ने हमारे जो सार्वभौमिक ताकत है इस देश की आवाम को, इसको बांट बांट करके कमजोर से कमजोर, आज जो खड़े हुए हैं अनगिनत जो है असदुद्दीन ओवैसी, राजभर, निषाद और ये पटेल, वो डीएमके वाले, ये डीएमके वाले, अकाली वाले, ये ममता वाले, सब हमारे इस भारतीय आवाम को बांटने पर तुले हुए हैं। तो इनको जो है हमारे जो शहीद आजम भगत सिंह की नज़रों से देखिए, उन्होंने इन सबों को, और उसमें बीजेपी भी है, उसमें जीएनपीसी भी है, ये हमारे देश के काले अंग्रेज हैं। तो उनको नस्ल में नाबूद करना है तो एक जो है स्वस्थ रास्ता मिला हुआ है, एक संवैधानिक रास्ता मिला हुआ है, वो है इलेक्शन, चुनाव। तो ईवीएम मशीन पर आप जो है इन ताकतों को नस्ल में नाबूद करना है, ये आपका संकल्प होना चाहिए और ये संकल्प होने की आवश्यकता है। और जब तक ये सीन से हटेंगे नहीं, वो स्वरूप जो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था अपने भारत के विषय में, वो स्वरूप जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह का सपना था अपने भारत के विषय में, वो स्वरूप जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी के का सपना था अपने भारत के रूप में, वो आ नहीं पाएगा। वरना तो ये देश के गद्दारों मोहनदास करमचंद गांधी और ये जो है इसके अनुसार तो ये इस देश को चौपट कर चुके हैं। तो मुख्य समस्या यहाँ पर है। तो कल के एपिसोड में जो बताया गया कि यह देश जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस जी का है, हमारे शहीद आजम भगत सिंह का है और बाबा साहब अम्बेडकर का है। और इस ध्वनि के प्रति तमाम प्रतिध्वनि हमारे देश के कोने से हमारे भारतीय भाई बहनों की आ रही है। हमारे जो उपेक्षित भारतीय भाई बहन वो इस बात को महसूस कर रहे हैं कि बाबा साहब के योगदान को यह भारतीय वामता का दल सच्चे अर्थों में जो है वो महत्व दे रहा है और कह भी रहा है कि हमारे भारतवर्ष जो है वो बाबा साहब का भारतवर्ष है। शहीद आजम भगत सिंह ने जो पैगाम दिया था, देश के तमाम देशभक्त और सच्चे अर्थों में, और इस तरह जो ये पाखंडी है केजरीवाल और भगवंत मान, इसकी जो है इसकी तरह नहीं, सच्चे अर्थों में जो देशभक्त हैं वो भी इस बात को महसूस करना शुरू कर दिए हैं कि यह देश जो है वो भगत सिंह का है। तो भगत सिंह जो है वो प्रतिनिधि थे कि किसके, वो प्रतिनिधि थे किसके, हमारे शहीद आजम, हमारे अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद के, हमारे अमर शहीद अशफाक उल्लाह के, हमारे अमर शहीद खुदीराम बोस के, हमारे अमर शहीद सुब्रमण्यम भारती के, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी लक्ष्मीबाई की जो कि झांसी की थी, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी चंद्रिमा जो कि कर्नाटक की थी, सुब्रमण्यम भारती जो हमारे अमर शहीद थे वो तमिलनाडु के थे, हमारे अमर शहीद श्रीमती रानी गडिलू जो कि नागालैंड की थी। तो इनका प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे शहीद आजम भगत सिंह का ये देश है। सुभाष चंद्र बोस जो कि हमारे देशभक्ति के सबसे बड़े प्रतिमान, सबसे बड़े आदर्श आज भी हमारे दिलों में बिल्कुल विद्यमान है। तो ये देश उनका है। तो इस विचार के प्रति, इस विचार के प्रति तमाम समर्थन, तमाम जो है वो इस ध्वनि की प्रतिध्वनि देश के कोने कोने से भारतीय भाई बहनों से आ रही है। और देश ये महसूस कर रहा है कि यह जो है इन सबों ने जो गांधी और नेहरू ने जो इस देश के कितने खतरनाक गद्दार थे, जो कि पूरा हमारे मानसिक हमारे भारतीय मानस को जकड़े हुए थे और पूरे सिस्टम पर हर जगह गांधी नेहरू
यह देश को बर्दाश्त नहीं। जब ये सच्चाई जिसको ये जेएनपीसी वाले अपने इसी ब्रिगेड के द्वारा, इसी जो मर्सनरी या इस फौज के द्वारा जो चाटुकार इतिहासकारों का, चाटुकार बौद्धिक वर्ग और चाटुकार मीडिया और चाटुकार पत्रकारों के द्वारा जो कि इस तथ्य को दबा के रखे थे, अब वो तथ्य को सामने आया और सामने तो आया, लेकिन किसी ने इसको रखने की मंशा भी नहीं दिखाई, हिम्मत भी नहीं दिखाई। तो इसीलिए मैं मानता हूं, ये मेरा विश्वास है और वो विश्वास गलत भी नहीं है, कि भारतीय वाम ताकत दल ये पहला दल है, पहली संस्था है जो कि उन दबे हुए तथ्यों की जानकारी हमारे आदरणीय भारतीय वाम के सामने रख रहा है। तो जब रख रहा है तो ये मैंने इस जेएनपीसी को शर्म नहीं आई कि वो इसके लोगों ने, यानी गांधी ने और नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने कितनी गद्दारियां की हैं, वो भी हमारे देश के सर्वोच्च जो है वो संवैधानिक पद पर रहते हुए, इसको शर्म नहीं है। इस जेएनपीसी को आज तक शर्म नहीं है कि इसने देश को बांटा है और उसको आजादी का नाम दिया है। तथ्य है ना कि कांग्रेस पार्टी ने खुद देश बांटने का प्रस्ताव पास किया हुआ है। इस तथ्य को भी इस जेएनपीसी ने हमारे भारतीय भाई बहनों से छुपाया है। कांग्रेस ने अपनी कार्य समिति के द्वारा भी, और जो उसकी आम सभा है, माने जनरल बॉडी से भी पास किया हुआ, मतलब ये, और जिसमें कार्य समिति और जनरल बॉडी के द्वारा जो है ये पास हुआ, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस NWFP के नेता थे खान अब्दुल गफ्फार खान। उनके कई नाम हैं, बादशाह खान भी बोलते थे, सीमांत गांधी भी बोलते थे, फ्रंटियर गांधी भी बोलते थे। वो रो पड़े जब कांग्रेस ने देश विभाजन का देश बांटने का प्रस्ताव कांग्रेस ने जब खुद पास किया, और कार्य समिति के द्वारा भी और आम सभा जनरल बॉडी के द्वारा, तो खान अब्दुल गफ्फार खान, सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी या बादशाह खान जो है रो पड़े, और उन्होंने गांधी के मुंह पर कहा कि इस कांग्रेस ने, इस गांधी ने हमको उन भेड़ियों के हवाले कर दिया जो इस देश को बांटना चाहते हैं। सैफुद्दीन किचलू ने बहुत इस कांग्रेस ने देश बांटा, देश बांटने का प्रस्ताव पास किया, सैफुद्दीन किचलू साहब। और सैफुद्दीन किचलू साहब के विषय में देश भी जान ले, सब लोग जान ले, हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन भी जान ले। सैफुद्दीन किचलू वही नेता थे कि सैफुद्दीन किचलू साहब और सतपाल साहब दोनों जो है मतलब आज़ादी का आंदोलन करते हुए वो जेल में बंद हो गए थे। कहाँ? जलियांवाला बाग में के जेल में बंद हो गए थे। उन्हीं दोनों को, सतपाल को और सैफुद्दीन किचलू साहब को छुड़ाने के लिए हमारे भारतीय भाई बहन, खास करके विशेष करके हमारे जो वो सिख या पंजाब के भारतीय भाई बहन थे, वो जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे। और फिर वो जनरल डायर ने चारों ओर से बंद करा करके गोलियां जो है वो चलवाई, और वो इस तरह का जो है एक सामूहिक जो है नरसंहार हुआ। तो सैफुद्दीन किचलू साहब वो नेता थे। तो ये कांग्रेस ने जब ये देश विभाजन का प्रस्ताव पास किया तो इस कांग्रेस को बहुत लगा। इसने कहा कि ये कांग्रेस यानी देश के बांटने वालों शक्तियों और जो है वो सांप्रदायिक शक्तियों के आगे जो है इसने घुटने टेक दिए।
तो बड़ी इन सबों की गद्दारियों की बड़ी लंबी फहरिस्त है। और एक बात और जो मुख्य रूप से हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहनों को जानना आवश्यक है कि जब भारतीय जनता ताकत दल इस मोहनदास करमचंद गांधी और नेहरू के देश के खिलाफ गद्दारियों, सिर्फ देश के खिलाफ गद्दारियों का परिचय करवाता है और उसकी असलियत सामने लाता है, तो ये बीजेपी के और कट्टरवादी जो तत्व हैं वो नेहरू और गांधी और इस प्रकार के देश के खिलाफ गद्दारियों की बात को ढकने के लिए इन समूह नेहरू गांधी की जो व्यक्तिगत बातें हैं और खासकर विशेष रूप से चरित्रहीनता की जो बातें हैं कि गांधी लड़कियों के साथ घूमता था, उनके कंधे पर हाथ रखकर चलता था, नेहरू कि ये चरित्रहीनता था। इसी में उनके व्यक्तिगत जीवन में खास करके उनकी चरित्रहीनता की बात सुना करके ये जो तत्व हैं, खास करके बीजेपी की ओर से जो कट्टरवादी तत्व की जो मानसिकता है, ऐसे लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि इन गांधी और नेहरू की जो व्यक्तिगत और विशेष करके चरित्रहीनता की बातें दिखा करके इनकी जो खतरनाक जो चेहरा है, मैंने देश के खिलाफ गद्दारी करने का, उसको ढकने का वो कुछ चेष्टा करते हैं। ऐसे तत्व हैं ये बीजेपी वाले, बीजेपी के तत्व जो है। और सुनने में आया है कि ये राजनाथ सिंह जो हमारे माननीय देश के रक्षा मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि कुछ लोग जो है नेहरू की आलोचना करते हैं और कुछ लोग कहते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर का या लद्दाख का कुछ हिस्सा दे दिया तो परिस्थितियां ऐसी थी। उन्होंने एक शब्द उन्होंने गढ़ा कि परिस्थितियां ऐसी थी। हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जान लें कि इसी तरह का तर्क, इसी तरह का कुतर्क ये जेएनपीसी वाले भी करते हैं कि नेहरू ने जितनी भी गद्दारी की, मतलब कि अपने देश का जो लद्दाख का हिस्सा करीब 42,000 वर्ग मील दुश्मन चीन को दे दिया, तो ये बोलते हैं कि परिस्थितियां ऐसी थी। तिब्बत जो है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का नरसंहारी विस्तारवादी से डर करके तिब्बत भारत में मिलना चाह रहा था। उस तिब्बत को फिर थाली में सजा करके फिर चीन के भारत में न मिला करके चीन के ही हवाले, अपने दुश्मन चीन के ही हवाले कर दिया इस गद्दार नेहरू ने। उसको भी ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी वाले कहते हैं कि ये परिस्थितियां ऐसी थी। हमारे देश में हिंदी चीनी भाई 1962 के पहले ही 1959 में बुला करके नेफा जो कि इसमें हमारा अरुणाचल प्रदेश है, उसमें चीनी सेना को घुसवाया, तो उसको भी ये कहते हैं कि परिस्थितियां ऐसी थी। कौन? ये गद्दार किस्म के जेएनपीसी वाले। और नेपाल भी मिलना चाह रहा था, उसको भी नहीं मिलने दिया। भूटान भी मिलना चाह रहा था, उसको भी नहीं मिलने दिया। सिक्किम को बाद में जबरन आके मिला। और इस गद्दार नेहरू ने अंडमान निकोबार के पास में एक कोको द्वीप है, उसको दे दिया बर्मा को, और बर्मा के जरिए फिर दुश्मन चीन ने ले लिया। और इसकी तमाम गद्दारियां हैं। अपनी सेना के लिए ये गद्दार नेहरू एक सुई तक भी नहीं बनने दिया। सन 62 की लड़ाई में हमारे जवान निहत्थे मारे गए इसी गद्दार नेहरू के कारण। वायुसेना के रहते हुए भी इसने वायु सेना को आदेश दे दिया। हमारी थल सेना की सहायता के लिए
जो है इसने वायुसेना को आदेश नहीं दिया। ये तो देश के साथ गद्दारी है। और भी गद्दारियां मैंने बताया। हमारे परम आदरणीय राष्ट्र महानायक राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ इसने क्या गद्दारियां की, जब ये देश पहली बार जान रहा है और जाना जरूरी है। जिस सुभाष चंद्र बोस को हम लोग आज भी देशभक्ति के रूप में, सबसे आदर्श के रूप में उनकी पूजा करते हैं, अपने दिलों में बसाए हैं, उसके प्रति ये गद्दार नेहरू ने क्या व्यवहार किया, हमारे देश को जानना जरूरी है। और जो हर बात को परिस्थिति के अनुसार जो है जो बोल करके जो है इस तरह का तर्क करते हैं, उनको भी जानना चाहिए। अपने देश के खिलाफ गद्दारी करने के लिए कोई परिस्थिति होती है, अपने देश के प्रति भक्ति का एक जज्बा होता है। लेकिन जीएनपीसी ऐसे तो होता है ना कि जितने वो साधारण सी बात है, जितने भी शातिर किस्म के अपराधी होते हैं, देश के गद्दार होते हैं, उनका तर्क ऐसा ही होता है। तो इनके कुतर्कों पर हमारे आदरणीय भारतीय भाई बनना जाना। तो राजनाथ सिंह भी उसी जीएनपीसी की लाइन पर, कांग्रेसियों की लाइन पर आज जो है उस गद्दार नेहरू को जो है बचाने का तर्क वो प्रस्तुत कर रहे हैं। अब चूंकि वो हमारे देश के एक संवैधानिक पद, रक्षा मंत्री पर आसीन है, ज्यादा यदि हम उनके विषय में बताएंगे तो वो व्यक्तिगत मामला बना करके जो है वो एक अलग से विवाद वो खड़ा करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन कुछ बातें उनके विषय में बताना जो है देशवासियों को बताना बहुत जरूरी है। ये राजनाथ सिंह जो है ये अटल बिहारी वाजपेयी के पद चिन्हों पर चलने वाले उनके शिष्य तुल्य हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस देश के साथ क्या गद्दारी की है, इसको भी जानना जरूरी है। जो है ये बोफोर्स की जो लूट हुई थी, उस गद्दार वो राजीव गांधी के संरक्षण में, तो उस बोफोर्स लूट का जो मास्टरमाइंड था, माने जो सरगना, किंग पिन, वो था कोत्रोची, इटली का। यही अटल बिहारी वाजपेयी महोदय 1998 से लेकर 2004 तक, 6 साल तक ये प्रधानमंत्री रहे। और ये अटल बिहारी वाजपेयी महोदय को और उनकी सरकार को अच्छी तरह मालूम था कि कोत्रोची जो है अर्जेंटीना, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, अर्जेंटीना, उसमें था। उसको आसानी से पकड़ा जा सकता था। लेकिन इस अटल बिहारी वाजपेयी महोदय ने उसको इसलिए नहीं पकड़वाया ताकि राजीव गांधी बेनकाब न हो सके। तो राजीव गांधी को बचाने के लिए ये जानते हुए भी अटल बिहारी वाजपेयी महोदय ने कोत्रोची को जो है न तो पकड़वाया, न तो भारत लाया। ये गद्दारी है उनकी। और भी सुन लीजिए, ये उन्हीं के कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की साजिशन हत्या होती है, और हत्या करके अपमानजनक ढंग से मुगल सराय रेलवे स्टेशन के यार्ड में फेंकवाया जाता है। और ये सिर्फ किसने किया? इंदिरा गांधी ने। तो अपने ही नेता के मारे जाने पर और अपने ही कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लोग देश जानते हो कि ये उन्हीं की कल्पना थी, उन्हीं की संकल्पना थी अंत्योदय की समाज की सीढ़ी का, सामाजिक सीढ़ी का जो आखिरी व्यक्ति है, लास्ट रंग ऑफ दी भारतीय सोशल ऑर्डर,
मतलब कि हमारे भारतीय समाज के आखिरी व्यक्ति, तो उसी के लिए जो भी सरकारी प्रयास हो, जो भी योजनाएं माने लाई जाए, उसी का नाम दिया गया, उन्हीं के प्रयास से अंत्योदय। तो अंत्योदय संकल्पना जो है हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय की थी। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के विषय में एक व्यक्तिगत भी जानकारी हमने किसी एपिसोड में दी थी और आज भी हम दे रहे हैं। जो है हमारे एक रिश्तेदार बताते हैं, तो वो जौनपुर के रहने वाले हैं। तो वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जौनपुर के एक विधानसभा यानी एमएलए का इलेक्शन वो लड़ रहे थे। और वो जो क्या कि वो जो है व्यक्ति से और घर जा करके माने वो प्रचार करने के प्रयास में, और ये हमारे जो रिश्तेदार थे उनके साथ थे। तो प्रचार करते एक ब्राह्मण के यहाँ चले गए। तो जब ब्राह्मण के यहाँ चले गए तो उसने कहा कि अरे सर, हम आपको छोड़ के कहाँ जाएंगे? आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, हम आपको छोड़ कर के कहीं नहीं जाएंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने वहां तो कुछ नहीं बोला। फिर जब बाहर आए तो हमारे रिश्तेदार से कहे कि सिंह साहब देखिए वो क्या बोल रहा था, और इससे देश चलेगा। उनका बस एक ही था, वो क्या बोल रहा था कि इससे देश चलेगा। मतलब कि जब वो कहा कि आप भी ब्राह्मण, हम भी ब्राह्मण, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे, ये सुन करके पंडित दीनदयाल उपाध्याय को बहुत तकलीफ हुई। आप देख लीजिए, कोई ठाकुर या छत्री कहा जाने वाला कोई भारतीय भाई जाता है और कोई कहता है कि अरे आप भी ठाकुर, हम भी ठाकुर, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। तो इस पर दुखी होने के बजाय वो गदगद हो जाएगा। कोई कहे कि भाई अरे साहब क्या बात करते हैं, आप भी यादव, हम भी यादव, आपको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। इस पर दुखी होने, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तरह दुखी होने के बजाय वो गदगद हो जाएगा। तो इतने बड़े जो है वो व्यक्तित्व थे हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, बड़ी विशेषता थी। तो उनको जो है यही इंदिरा गांधी मरवा करके, साजिशन मरवा करके, उनके शव को अपमानजनक ढंग से मुगलसराय रेलवे स्टेशन पर फेंकवाया। इस संबंध में हम एक बार मुगलसराय भी गए थे आसपास। हमने कहा ये भाजपाई लोग जो है, इसका मुगलसराय का नाम तो बदल दिया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के कुछ ऐसा नाम दे दिया, लेकिन मोदी महोदय को 8 साल हो गए। जो है मान लीजिए उसमें शासन इनका नहीं था, बीजेपी वालों का या जनसंघ का, अब तो शासन है। तो कम से कम पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच तो करवा लेते मोदी महोदय। बीजेपी वालों को जब मैं सवाल किया मुगलसराय में, तो उनको जवाब नहीं बना। तो आज भी है कि इनके शासन किए हुए, इनके सत्ता में आए हुए मोदी महोदय के 8 साल हो गए। तो इतनी तो लाज होती, इतनी तो शर्म होती कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की मृत्यु की जांच तो करवाते। लेकिन ये सब के सब देख इनके चरित्र से लगता है कि जेएनपीसी को बचाने वाले एजेंट हैं ये। तो अटल बिहारी वाजपेयी महोदय एक तो अपने कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जो साजिशन हत्या की गई थी, उनकी मृत्यु की जांच की मांग भी नहीं किया, इसलिए कि इंदिरा गांधी बेनकाब न हो जाए। और फिर वही जो कि इन्हीं के कद्दावर नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हत्या करवाई थी, उसी इंदिरा गांधी को ये अटल बिहारी वाजपेयी दुर्गा बोलते हैं। तो ये
सच्चाई जो है, ये चरित्र उनका अटल बिहारी वाजपेयी का, वो देश को जानना जरूरी है। सन 84 में जब इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई थी, पूरे जेएनपीसी वाले जो है इस आशोपेश में थे कि भाई किसको प्रधानमंत्री बनाया जाए। उस आशोपेश की बात यह थी कि उसमें जो वरिष्ठतम या सीनियर मोस्ट थे प्रणब मुखर्जी थे। तो चूंकि प्रणब मुखर्जी जो है नेहरू परिवार से नहीं थे और सबसे सीनियर मोस्ट थे, तो इसी तो जेएनपीसी वाले बड़े आशोपेश में थे, बड़ी दुविधा में थे। ये जाकर वाजपेयी जो है उनको धीरे से सनकिया दिया कि देखते क्या हो, राजीव को बना दो। तो प्रणब मुखर्जी जो जिनके वरीयता था, जिनको बनना चाहिए था, मैंने उनका नंबर काट करके राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की दुष्टता, इसी दुष्टता जो है इसी अटल बिहारी वाजपेयी की है। और तो और ये राहुल गांधी अमेरिका के एक शहर है बोस्टन, उसमें ड्रग स्मगलिंग या नशीली दवाओं की तस्करी करते हुए पकड़ा गया था। उसको ये अटल बिहारी वाजपेयी अपने प्रधानमंत्री पद का दुरुपयोग करके उसको बचाया। तो ये चरित्र है अटल बिहारी वाजपेयी का, देश के खिलाफ गद्दारी करने का। और उत्तर प्रदेश में चरण सिंह के बाद सब लोग कहते हैं कल्याण सिंह का शासन एक आदर्श था सख्ती के मामले में। नकल कॉपिंग जो हमारी तालीम की शिक्षा का सबसे बड़ा शत्रु है, उसको कल्याण सिंह ने बिल्कुल बखूबी बंद किया था। और बिजली विभाग के में जो भ्रष्टाचार था उस पर भी उन्होंने काफी नकेल लगाई थी। और शक्ति और अनुशासन का उनका शासन था। और जनता भी काफी इसी रूप में उनको याद करती है। लेकिन उसी कल्याण सिंह को अस्थिर करने का और उनको दरकिरार करने का, और यहाँ तक कि उनको मजबूर करके वो 2 बार बीजेपी छोड़े हैं वो, तो उसके पीछे ये अटल बिहारी वाजपेयी और उनके शिष्य राजनाथ सिंह की ही कारनामा है। तो ज्यादा हम नहीं कहेंगे। तो जेएनपीसी को बचाने का जो चरित्र रहा है, जो रिकॉर्ड रहा, जो इतिहास रहा अटल बिहारी वाजपेयी का, उन्हीं के शिष्य हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो जेएनपीसी को बचाने वाले, और इस बीजेपी में रह करके जेएनपीसी को बचाने वाले को अंग्रेजी में शब्द है ट्रोजन हॉर्स। तो ये बीजेपी में माने मतलब राजनीतिक शब्दों में ये बीजेपी में ये जेएनपीसी के ट्रोजन हॉर्स का जो है वो चरित्र वो निभा रहे हैं। बहुत दुख होता है। तो राजनाथ महोदय ने, जो कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री हैं भारत सरकार के, तो उनके इस कथन में कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ठीक इसी तरह का तर्क जो है जेएनपीसी वाले दिया करते हैं। और एक बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो सावरकर पर काफी वो हमलावर थी ये गद्दार जेएनपीसी की, जो है सावरकर ने माफी मांगी। ये राजनाथ महोदय ये नहीं कह पाए कि भाई सावरकर जी का जीवन जो है कम से कम 35 से लेकर 38 साल जेल में बीता है, और उसमें से 10-12 साल जो है कठिन यातनाओं का है। क्या कोई जेएनपीसी मंडली में इतने वर्ष जेल में रहा है, इतनी यातनाएं सहा है? जो ये गांधी और नेहरू जो है अंग्रेजों के दामाद बन के रहे, उनके चमचे कह रहे हैं, उनके चमचे जो आरोप वो लगा रहे हैं इनके ऊपर, ये सावरकर के ऊपर। लेकिन ये सावरकर को क्यों बचाएंगे? सावरकर को तो इसीलिए पेश करते हैं कि वो गद्दार जेएनपीसी, इस देश की गद्दार जेएनपीसी जो है वो हमलावर हो जाए बीजेपी के ऊपर, और जो है वो उसको ऊंचा स्थान मिल जाए।
और हमारे देश के लोग उसकी एनपीसी की बातों पर यकीन करना शुरू कर दें। इस तरह की साजिश करती है बीजेपी। ये राजनाथ महोदय ने नहीं कहा कि भाई इसे जेएनपीसी को क्या हक बनता है, जो कि जिसके नेहरू और गांधी हमेशा जो दामाद बन के रहे। पूरी कांग्रेस जो है वो अंग्रेजी सरकार के मुखबिर, दलाल और चमचा बन के रही। उसके लोग कह रहे हैं सावरकर जी तो कम से कम जो 35 साल 38 साल तक वो जेल में उनका कटा है। 12 से लेकर 13 साल जो है वो जो कठिन यातनाएं हैं, जो कि वो अनुमान निको भर वाली कठिन यातनाएं भी झेले हैं, उनको ये कह रहे हैं। ये गद्दार किस्म के जो है जेएनपीसी वाले, और इनके जो चाटुकार इतिहासकार हैं वो 1857 की लड़ाई, जिसके विषय में हमारे सभी देशभक्त जानते हैं कि वो कई मामले में जो है वो बेमिसाल, अद्वितीय और हिंदू मुस्लिम एकता की तो वो पराकाष्ठा था। वो 1857 का हमारी जो प्रथम क्रांति थी स्वतंत्रता की, आजादी की, उसको सब जो है महत्वहीन करते हैं जेएनपीसी के चाटुकार इतिहासकार। लेकिन इस सावरकर जी ने किताब उस पर लिखी है, फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इतने बड़े महान थे देशभक्त, तो उसको भी ये राजनाथ महोदय वो बचा नहीं पाए। तो इनके चरित्र के विषय में ज्यादा भारतीय जनता दल, बाकी देश तो जान जाएगा इनके विषय में, देश जान जाएगा कि इसी प्रकार जो है वाजपेयी हुए, राजनाथ हुए, यह जो है जेएनपीसी के ही ट्रोजन हॉर्स थे। और बाकी तो जो चरित्र है मोदी जी का वो तो पूरी तरह से बचा रहे हैं। तो ये भी देखा गया कि जो कुमार विश्वास जो कि अपने को राष्ट्रवादी कहता है, वो भी नेहरू का वो माने नेहरू की जो वो कसीदे पढ़ रहा था, वो गांधी की भी। तो तमाम बौद्धिक वर्ग जो है, बौद्धिक वर्ग का ये जो है वो जो है हमेशा जो है इन गद्दारों की चमचागिरी करने वालों की उनकी एक बहुत बड़ा गिरोह है। तो उसी में कितने कुमार विश्वास जैसे नकली राष्ट्रवादी हैं, सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादी के रूप में ये कुमार विश्वास जो है वो उसको घेर रहा था केजरीवाल को। लेकिन जो तो कैसा राष्ट्रवादी और कैसा वो देशभक्त कुमार विश्वास, जो कि नेहरू जैसे गद्दार को, गांधी जैसे गद्दार की कसीदे वो पढ़ रहा है। भारतीय जनता दल ने तो यहां तक कहा कि जिसमें देश बांटने का और सत्ता हथियाने का तांडव चल रहा था इन दोनों गद्दारों के द्वारा, ये दो मतलब कि जवाहरलाल नेहरू और मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा, बाकी जो लोग थे हमारे राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, अंबेडकर जी, मौलाना आजाद, राम मनोहर लोहिया, जेबी कृपलानी और आचार्य नरेंद्र देव या जयप्रकाश नारायण, वो नारायणी मान लीजिए, ये लोग खामोश क्यों रहे? ये लोग जो है वो नतमस्तक क्यों हुए? ठीक वही दशा जो है जो कि महाभारत में जब हमारी महारानी द्रौपदी का अपमान कर रहा था ये दुर्योधन, तो उसमें ये इतनी बड़ी महारत थी, वो भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य और ये पांडव लोग भी सर झुकाए थे, सबको सजा मिली। तो वही हाल, इतना बड़ा देश बांटने का सिर्फ सत्ता के लिए जो है वो
सत्ता की छीने झपटी, सत्ता हथियाने की हवस का तांडव हो रहा है, और सब जो है वो सर झुकाए हुए हैं। और इन सबों ने अपने पाप को धुला है अपनी आत्मकथा लिख करके। तो भारतीय जनता दल ने इनको भी मैंने इनके भी वो वास्तविकता को सामने रखा है। तो ये कुमार विश्वास जो है वो किस खेत की मूली है। तो इसीलिए, और ये बहुत जरूरी है, जिन लोगों ने अपने प्राण दे करके देशभक्ति का भाव जगाने के लिए अपने प्राण दिए, आज उनकी बातों को दबा करके इन गद्दारों का जो माहौल बनाया गया है 60-70 सालों से, उसको हटाना बहुत जरूरी है, उसको हटाना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता दल जो है अपनी आवाम, जिस आवाम को ये सब, अब एक विशेषता और है, और इसको भी जाना, हालांकि हमको कहने में थोड़ा सा, आवाम के सामने ये कुछ भी कहें, मोदी कहें, वो कहें कि भाई मेरे लिए तो ईश्वर है, फलाने है, लेकिन वास्तविकता यह है कि उनकी नज़रों में ये जो है, जो कि हमको भी कहने में थोड़ा संकोच हो रहा है, थोड़ी यानी वो मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है, इसलिए हमको संकोच हो रहा है। तो इनकी नज़रों में हमारी आवाम जो है वो सम्माननीय नहीं है, वो सॉवरेन पावर नहीं है। इनकी नज़रों में ये समझते हैं कि ये जो भेड़ बकरियां हैं, इनको किसी तरह से हाँक दो, झूठ और अफवाह का शिकार बना दो, इनको जो है पैसे से खरीद लो, इनको आपस में लड़वा दो, दंगे करवा दो, भेद विभेद करते रहो, नफरत फैलाते रहो, तभी इनकी जो है सत्ता हथियाने की साजिश इनकी चलती रहेगी। इनकी नज़रों में बस इतनी हैसियत है, और इतनी हैसियत है हमारे आवाम की इनकी नज़रों में, सचमुच जानिए। इसीलिए हर वक्त जो है वो कुछ न कुछ चुनावों में जो है लालीपाप दिया करते हैं, झुंझुना दिया करते हैं, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी। लेकिन भारतीय जनता दल बराबर जगा रहा है। दिल्ली के लोग, ये सबसे बड़ा मिसाल है, दिल्ली के लोग जो है इसे केजरीवाल के नकली झुंझुने में फंसे हुए हैं। कल ही मैं देख रहा था कि ये केजरीवाल, कोई वीडियो मैंने देखा, केजरीवाल गया हुआ है गुजरात में, तमाम व्यापारियों के वर्ग, कोई व्यापारियों का भी ये जातिवाद ये चला रहा है ना। अब तक व्यापारियों वाला जातिवाद नहीं आया था, लेकिन व्यापारियों का भी ये जातिवाद चला रहा है ये केजरीवाल, देश का शत्रु। कोई भी व्यापारी, यानी व्यापारी कहे जाने वाला भारतीय भाई ये नहीं कह रहा कि तुमने भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, तुम इस देश के साथ गद्दारी करके कैसे आए हो यहाँ पर। एक भी उस मजमे का, उस मजमे में एकत्र जो है भारतीय भाई बहन ने सवाल नहीं किया। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ी मानसिक गुलामी है। जब तक हमारे प्रत्येक भारतीय भाई बहन इन गद्दारों से सवाल नहीं करेंगे, इनकी सभाओं में भीड़ इकट्ठा करेंगे, ये समस्या बनी रहेगी। देश के गद्दारों का हौसला बढ़ता रहेगा। ये जहां जाए केजरीवाल, तो इसकी सभाओं में इकट्ठा होने के पहले कहे तुम देश के सबसे बड़े गद्दार जनता, और जहां आए गो बैक ट्रेटर। जो भारत तेरे टुकड़े होंगे उसका समर्थन करता है, खालिस्तानी आतंकवादियों का समर्थन करता है। और ये देखिए सच्चाई है, और जो है पीछे जो है भगत सिंह की फोटो लगाता है। ये ना बोले कि भगत सिंह की फोटो लगाने से उसके गद्दारी के पाप वो धुल जाएंगे। और हमारी आवाम भी वो नासमझी करती है ना। और भारतीय जनता दल खास करके दिल्ली के हमारे आदरणीय जो भारतीय भाई बहन है, हमारे दिल्ली के जो आदरणीय मतदाता गण भारतीय भाई, उनसे विशेष विनती है
कि इसके मोह जाल से बाहर निकलिए। और बहुत झूठ जो है लोगों के दिमाग में भरा हुआ है, ये एक काम नहीं करता है। तो उस काम के लिए इसके जो माने केजरीवाल के जो चमचे हैं, उनके दिमाग में ये केजरीवाल के जो सुबह सालार ने ये दिमाग में उनके भर रखा है कि वो केजरीवाल ने इसलिए काम नहीं किया कि मोदी जो है इनको काम करने नहीं देते। इसी प्रकार का झूठ मूठ का मोहल्ला क्लिनिक और विश्व स्तर का हमने शिक्षा व्यवस्था, विश्व स्तर का हमने जो चिकित्सा व्यवस्था और व्यवस्था सब झूठ है। ये झूठ बोलना और जनता की गाड़ी गवाई को जो है इस झूठ को ढकने के लिए विज्ञापन। तो खैर बने विज्ञापन वगैरह तो देश के साथ जो गद्दार है, तो हमारे आदरणीय भारतीय भाई में, दिल्ली के भारतीय भाई में, ये जितना जल्दी हो सके इसके जाल से, इसके ड्रैगनेट से बाहर आए। देश के गद्दार का इस भारत की पावन धरती पर रहना भी इस देश का अपमान है, देश के लिए कलंक है। जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो कन्हैया कुमार घूम रहा है। खैर उसकी व्यथा अलग है, वो घूम रहा है। तो ये जो नकली राष्ट्रवादी मोदी के कारण भारतीय जनता दल कई एपिसोडों में कहा है कि ये जो नारा लगवाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, ये सीधा सीधा हमारे देश की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है या सार्वभौमिकता है, उस पर सीधा हमला है। और जो हमारे देश की संप्रभुता और सार्वभौमिकता पर सीधा हमला करता है, उसको अदालत के हवाले नहीं करते हैं मोदी महोदय, उसको सीधे सेना के हवाले करते हैं। जान लीजिए, पता नहीं आप किस किस्म के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतना ज्ञान नहीं है कि जो हमारे देश के संप्रभुता और सार्वभौमिकता या सॉवरेंटी पर सीधा हमला करता है। और ऐसा कहना कि भारत तेरे, यानी हम पूरा देश कहता है कि भाई हम देश की अखंडता और उसके लिए और एकता और अखंडता के लिए समर्पित है। ये सरेआम जेएनयू की प्रांगण से कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी। इतना बड़ा हमला किया हमारे देश की संप्रभुता पर, सॉवरेंटी पर। मोदी महोदय को असर नहीं हुआ। मोदी महोदय ने वही नकली पाखंडी, यही तो मोदी महोदय से इस देश को बहुत ज्यादा तकलीफ है, इनके नकली राष्ट्रवाद से। तो अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया इसको, और उस पता नहीं कौन हाई कोर्ट का जज था, उसको जमानत दे दिया, वो भी फिल्मी गाना लिख करके, उपकार फिल्म का। ये तो हालत है। तो भारत तेरे टुकड़े होंगे कह करके कन्हैया कुमार घूम रहा है इसमें, और उसके खिलाफ जो है कोई प्रदर्शन नहीं, कोई बहिष्कार नहीं। टॉकशो से मैंने ये टीवी वाले उसे जो है टॉकशो भी चलवाते हैं। ये तो हालत है हमारे भारतीय भाई बहनों में, जो है मैंने देश के दुश्मनों के प्रति। भारतीय जनता दल इन्हीं सब को देख करके कह रहा है कि देशभक्ति का भाव जगाइए। नूपुर शर्मा इत्यादि पर संवेदनशील होने के बजाय कन्हैया कुमार घूम कैसे रहा है, ये मोदी जो है वो घुमा के कैसे रहा है, जो है इसके प्रति जो है वो संवेदनशील हुई है। तो बात देश की है। देश की संप्रभुता पर आक्रमण करने वाले को सेना ही निपटाती है मोदी महोदय। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी कबूल कर चुके हैं। आज से 2 साल पहले जब लद्दाख की सीमा के आसपास जब चीनी सेना और भारतीय सेना आमने सामने डटी हुई थी, तो अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए जब आप लद्दाख गए थे, तो यापही के शब्द हैं कि हमारी सेना ने दुश्मन सेना को परास्त करके देश की संप्रभुता की रक्षा की है,
मतलब कि जो दुश्मन की सेना आक्रमण करती है हमारे देश पर, तो हमारी सेना समझती है ये हमारे दुश्मन की सेना हम पर आक्रमण नहीं कर रही है, हमारे देश की संप्रभुता पर आक्रमण कर रही है। तो उसको हमारी भारतीय सेना उसको वहीं निपटाती है। तो इसी प्रकार जिसने ये बोला कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वह हमारे देश की संप्रभुता पर सीधा हमला था। मोदी महोदय, आपकी यही गद्दारी है कि उसको आपने अदालती प्रक्रिया में उलझा दिया और 36 महीने में उसकी चार्जशीट बनी। यह आपकी गद्दारी है। और फिर देश के खतरनाक गद्दार जो है बरसाती मेढक की तरह सामने आ गए। किशोर अजवानी, ये न्यूज़ 18 इंडिया अभी भी पड़ा हुआ है, उसको मुकेश अंबानी अब तक निकाला नहीं। मुकेश अंबानी ने इस गद्दार पत्रकार, इस देश का गद्दार पत्रकार किशोर आडवाणी को निकाला नहीं। वो उससे टाकशो चल रहा है और यहां तक उसने कहा, किशोर आडवाणी, देखिए उसकी मानसिकता, कि यदि किसी ने इतना ही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, हमारे भारतीय भाई बहन जरा गौर से इसको देखे। किशोर आडवाणी कह रहा है उस टॉक शो में कि किसी ने इतना ही कह दिया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, तो इसमें नाराज होने वाली बात कौन सी है? टुकड़ा तो हुआ नहीं। ये तर्क दिया गद्दार पत्रकार किशोर आडवाणी ने। भारतीय जनता दल को बर्दाश्त नहीं हुआ, यूट्यूब में कई बार जारी किया और उसकी इस मानसिकता के लिए, उसको आईना दिखाने के लिए। हालांकि जो तरीका अपनाया इसने, भारतीय जनता दल या मैंने, वो हमारी आत्मा के विरुद्ध था, क्योंकि वो मर्यादा के विपरीत था। मर्यादा होती है ना, उस मर्यादा को लांघ रहा था, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि इसके अलावा कोई चारा ही नहीं था। तो उस मर्यादा को लांघ करके भी उसको आईना दिखाने के लिए कहना पड़ा कि किशोर आडवाणी, मान ले कि तुम्हारे सामने कोई सिरफिरा व्यक्ति आए वो तुम्हारी मां बहन की गाली देने लगे, तो क्या तुमको क्रोध नहीं आएगा? तुमको गुस्सा नहीं आएगा? तुम्हारे दिमाग में उबाल नहीं आएगा? तुम्हारा खून नहीं खौलेगा? तुम्हारा खून जरूर खौलेगा। जबकि वो बोलने वाला सिर्फ मुंह से बोल रहा है, जो बोल रहा है उसके अनुसार तुम्हारी मां बहन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा है। लेकिन तुमको उबाल आएगा, चूंकि तुम्हारे सामने ही जो है तो तुम्हारी मां बहन को वो गाली दे रहा है। तो देखो कि जब अपनी बात हो, व्यक्तिगत बात हो, तो एक तरह की सोच और एक तरह का पैमाना, देश की बात हो तो कोई बात नहीं, तो दूसरी तरह का पैमाना। ऐसे गद्दार पत्रकार जो है अभी भी पड़े हुए हैं। और ये मुकेश अंबानी, शायद उसी का चैनल है न्यूज़ 18 इंडिया, अब तक इस गद्दार पत्रकार किशोर आडवाणी को न्यूज़ 18 इंडिया से बाहर निकाला नहीं। तो मुकेश अंबानी के विषय में भी बताया गया था। आज भी मैं कह रहा हूं कि मुकेश अंबानी महोदय, आपसे मुलाकात होगी, सामना होगा और ये सवाल उठाया जाएगा। उसको मैंने किशोर आडवाणी जैसे गद्दार पत्रकार को पालना भी देश के खिलाफ गद्दारी है। मुकेश अंबानी महोदय, आप जान लीजिए। फिर तो और मैंने इस प्रकरण के संबंध में और भी लोगों को गद्दारी करने के मौके मिल गए और बरसाती मेढक की तरह सामने आ गए। इन कम्युनिस्टों ने, वाम दलों ने इसे गद्दार कन्हैया कुमार का समर्थन किया था जब उसने बोला था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे। इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, इसने सरेआम बोला था जेएनयू के प्रांगण से। ये वामपंथी हमेशा इस देश के टुकड़े करना ही चाहते हैं। ये बराबर उनका ये तर्क रहता है कि भारत देश है ही नहीं। ये कहते हैं, जिस प्रकार ये गद्दार राहुल बोला था ना कि भारत देश नहीं है, उसी प्रकार ये वामपंथी भी बोलते हैं
कि भारत देश में ये इसमें 70-72 राष्ट्र हैं, भारत एक राष्ट्र नहीं है। ये वामपंथियों का है। वामपंथी इसी देश में खाएंगे, इसी देश सुविधा और इसी देश के साथ गद्दारी करेंगे, तो उनको मौका मिला। तो जो कह रहा है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह भारत की बर्बादी तक जंग जा रहे, खुले आम समर्थन किया। हालांकि उसका समर्थन सिर्फ केजरीवाल ने नहीं किया, ये गद्दार राहुल ने भी समर्थन किया, सड़कों पर भी किया और संसद के अंदर भी किया। ये गद्दार राहुल गांधी, माने समस्या यहीं तक नहीं है ना। तो ये गद्दार किस्म के जो है ये कम्युनिस्ट वाले जो है, तो हमारे देश की जो संवैधानिक प्रक्रिया होती है, माने जो चुनाव इलेक्शन, तो उसमें संसदीय चुनाव था 2019 का। तो इन गद्दार, देश के खतरनाक गद्दार जो है कम्युनिस्ट वालों ने उसको टिकट दे दिया, संसदीय चुनाव यानी सांसदी का टिकट दे दिया बेगूसराय बिहार से। इस तरह खतरनाक गद्दार हैं ये कम्युनिस्ट वाले। और फिर बात ये तक नहीं, बॉलीवुड में जितने गद्दार थे उनको भी मौका मिल गया। वो गद्दार वो जो है ना, वो जावेद अख्तर और उसकी बीवी गद्दार किस्म की जो है वो शबाना आजमी, ये दोनों आ गए कन्याकुमारी के पक्ष में प्रचार करने के लिए। स्वरा भास्कर भी आ गई। और फिर इस कन्हैया कुमार से कोई चैनल जो है राष्ट्रवाद पर प्रलाप दिलवा रहा था टॉक शो में। इस गद्दार कन्हैया कुमार से टॉक शो करवा करके इस गद्दार कन्हैया कुमार से जो है राष्ट्रवाद पर प्रलाप करवा रहा था वो चैनल। और उस प्रलाप में जो प्रलाप करा था उसमें ये राष्ट्रवादी बीजेपी का प्रवक्ता समित पात्रा भी बैठा था, आराम से उसको सुन रहा था। यही तो है बीजेपी वालों की या समित पात्रा की राष्ट्रवाद की असलियत, कि जो कहता है कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, वो राष्ट्रवाद पर यानी उपदेश दे रहा है, प्रलाप कर रहा है। उसको ये राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रवादी बीजेपी पार्टी के राष्ट्रवादी प्रवक्ता समित पात्रा आराम से सुन रहे थे। तो कई ऐसे तथ्य हैं जो कि बीजेपी के राष्ट्रवाद की असलियत बताते हैं। और तो जो मोदी महोदय ने अदालती प्रक्रिया में उलझाया, दिल्ली पुलिस ने उसको 36 महीने में चार्जशीट बनाई। चार्जशीट जब बन के तैयार हो गई, उस फाइल को लेकर के फिर ये गद्दार केजरीवाल लेकर 8 महीने बैठ गया। मोदी महोदय प्रधानमंत्री, पता नहीं किस किस्म के प्रधानमंत्री हैं कि देश में गद्दारियों पर गद्दारी हो रही है। और जो है संविधान ने वो ताकत भी दी है, व्यवस्था भी दी है धारा 356 की, किस तरह की जो गद्दारियां हो और अनुशासनहीनता हो उसको दुरुस्त करने के लिए वो हथियार वो एक अचूक हथियार है, वो एक अचूक हथियार है धारा 356। लेकिन नहीं, इनको तो पाखंड करना है, इनको तो देश के दुश्मनों की रक्षा करनी है। यही इनका राष्ट्रवाद है। चाहे वो देश का दुश्मन केजरीवाल हो, चाहे वो देश का दुश्मन राहुल गांधी हो, चाहे वो देश का दुश्मन वामपंथी हो, चाहे वो देश का दुश्मन जो है वो कन्हैया कुमार हो। कन्हैया कुमार को ये मैंने राष्ट्रवाद तो यही कहता है, देशभक्ति तो यही कहती है कि उसको सेना के हवाले करना था। और मोदी महोदय इस तथ्य को कबूल भी चुके हैं जब वो लद्दाख गए थे। लेकिन चूंकि मोदी महोदय के द्वारा इनडायरेक्टली जो है उसे कन्हैया कुमार की रक्षा करनी थी, कन्हैया कुमार को दिखा करके वोट लेना है। तो जो पार्टी जो नेता
जो देश के दुश्मनों को पाल करके, उनको दिखा करके वोट लेकर के सत्ता में हमेशा कब्ज रहना चाहता है, वो मैंने वो कैसा राष्ट्रवादी, तो सवाल तो बहुत दूर है। सबसे बड़ा कि वो इससे कितना खतरा है इस मुल्क को, कि राष्ट्रवाद के नाम पर, यानी राष्ट्रवाद के नाम पर ये क्या खतरनाक खेल रहे हैं मोदी जी अपने मुल्क भारतवर्ष के खिलाफ। प्रश्न ये है, और जैसा कि बताया गया है कि ये बीजेपी वाले जो है किस हद तक इस राहुल गांधी की रक्षा करते हैं, उसको गद्दारी नहीं करते हैं। भारतीय जनता दल ये सारे तथ्य बता रहा है, तो और जनता जान रही है इन सारे तथ्यों का। इन कांग्रेसी या जेएनपीसी वालों के पास, बीजेपी वालों के पास कोई भी तार्किक जवाब नहीं है उनके पास क्या, गुंडों और मवालियों वाली भाषा। देख लेंगे, पानी सर से ऊपर बहुत बह चुका है, उठा लेंगे, हमने पता कर लिया है। ये इनकी असलियत है। और तो लेकिन हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहनों, समस्या यहीं तक नहीं है। इतनी खतरनाक देश विरोधी ताकतों को और उनकी सभाओं में हम क्यों जा रहे हैं? केजरीवाल की सभा में जब वो गुजरात के व्यापारिक वर्ग दिखे, हमको बहुत दुख हुआ कि कोई भी नहीं पूछ रहा है कि तुम यहां आए कैसे। ये गुजरात की भूमि जो है वो सरदार पटेल की भूमि है, तुम यहां आए कैसे? भारत तेरे टुकड़े होंगे, भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, क्या समर्थन करने वाला वो गुजरात की धरती पर उतरा कैसे? या किसी व्यापारिक वर्ग वाला जो है भारतीय भाई वो सवाल नहीं किया। ये बहुत दुख की बात है। ये तो कष्ट है कि भारतीय जनता दल ये सारे तथ्य रख रहा है। अच्छा, इसी बीच में एक आवश्यक बात कहना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता दल जो है अपनी आवाम की खातिर और अपने मुल्क की खातिर परिश्रम करके कौन से तथ्य जो है अपने आवाम के सामने रखने का प्रयास कर रहा है। और काफ़ी सामग्री है, और अब तक मैं समझता हूँ कि 1000 के आसपास या 1000 से अधिक जो है वीडियो जो है इसी संबंध में जारी हो चुके हैं। हर एक में पर्याप्त सामग्री है। मैंने शुरू के तो मैंने कोई 15 मिनट कोई 20 मिनट का रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि 3 से जब ऊपर चला है तो हर एक वीडियो जो है वो लगभग 1 घंटे का रहा है। तो पर्याप्त सामग्री उसमें जो है अपनी देशभक्ति के विषय में, अपने मुल्क के विषय में और अपने आवाम की भक्ति के विषय में, और कैसे एकता है, कैसे भारतीयता है, कैसे भारतीय एकता है, तमाम सामग्री जो है ढूंढ कर परिश्रम करके ला करके उसमें रखा गया है। हमारे कुछ भारतीय भाई बहन उसको देखते हैं, लेकिन कुछ के देखने से काम नहीं बनेगा। वो सामग्री देशभक्ति का और आवाम परिस्थिति का, देश में भारतीयता के आधार पर एकता का, भारतीयता के माहौल लाने का जो प्रयास के संबंध में जो सामग्री है, मटेरियल है, वो जन जन तक पहुंचने की जरूरत है। तो भारतीय जनता दल का अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों और हमारे आदरणीय भारतीय आवाम से ये विनम्र विनती है कि आप जिस भी साधन से, भारतीय जनता दल के पास साधन होगा तो, और जो ये इसके IT के जो एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया के जो एक्सपर्ट हैं, उनके द्वारा ये भिजवाने का प्रयास करेगा, सही है। लेकिन जब तक इस पर साधन नहीं होता है तो हमारी आवाम सक्षम है। यदि वो वृद्ध हैं तो उनके बच्चे जानते हैं। इसको फॉरवर्ड करिए, आगे बढ़ाइए।
आगे बढ़ तो रहा है, लेकिन जितना बढ़ना चाहिए अभी काफ़ी इलाका जो है अछूता है। चर्चा और आगे भी बढ़ाइए और उसको और इसी की चर्चा करिए, चर्चा में लाइए, तब हमारी आवाम एक होगी और इनको ठीक से पहचानेगी और ठीक से पहचान करके वो ईवीएम पर अपना फैसला देगी। ईवीएम पर जो है इन देश के दुश्मनों का वो हिसाब करेगी, बहुत जरूरी। तो इसलिए भारतीय जनता दल का ये निवेदन है कि इस वीडियो को जैसे भी अपने बच्चों के द्वारा भी या स्वयं भी जानते हैं उसके द्वारा भी इसको जन तक जो है पहुंचाने का लक्ष्य जो साथी है। और ये राष्ट्र हित में बहुत जरूरी है। या समझ जाइए कि जो भारत हमारा जो है वो हमारे परम आदरणीय राष्ट्रभक्त शिरोमणि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का होना चाहिए, शहीद आजम भगत सिंह का होना चाहिए, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर का होना चाहिए। उस पर ये देश के दुश्मन छाए हुए हैं। ये गद्दार जो है मोहनदास करमचंद गांधी वो राष्ट्रपिता बन के बैठा हुआ है। ये गद्दार जवाहरलाल नेहरू जो है देश का चाचा बन के बैठा हुआ है। और उसी लाइन पर सेम उसी के पद चिन्हों पर ये बीजेपी मोदी जी भी चल रहे हैं। तो देश जाने कि कौन से ये राष्ट्रवादी हैं। पहला तो सवाल है कौन से राष्ट्रवादी, और बताया गया कि राष्ट्रवादी वगैरह कुछ नहीं है। ये हिंदू सनातन आस्था के जो कट्टरवादी तत्व हैं जिन्होंने हिंदू सनातन को ही वो बर्बाद किया, उसी के जो है ये प्रतिनिधि हैं बीजेपी वाले और मोदी जी। तो इनसे सावधान रहने की क्या आवश्यकता है। अब तो हिंदू सनातन सभी बात होती है, आस्था वाले कहते हैं अरे ये योगी वगैरह जो है घोर सांप्रदायिक है। योगी को बोलते हैं, मैंने कई हिंदू सनातन आस्था वाले तबके के लोगों से मैंने बात किया कि अरे योगी घोर सांप्रदायिक है। इसकी नज़र में बस तीन ही अपराधी बस दिखते हैं, मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान। इसकी नज़र में रघुराज प्रताप जो है माफिया नहीं दिखता है योगी की नज़र में। योगी की नज़र में जो भदोही का जो है जो माफिया है कोई मिश्रा करके है वो नहीं दिखता है। जौनपुर का जो है वो जो माने माफिया है कौन नाम भूल रहा है उसका, धनंजय सिंह वो नहीं दिखता है। हरशंकर तिवारी गोरखपुर का या उसका बेटा विनय तिवारी, ये माफिया नहीं दिखते हैं। और माफिया नहीं दिखते, सिर्फ इनको दिखते हैं मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, आजम खान। इतना घोर सांप्रदायिक आदमी जो है वो जो है मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है। और हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन, देखिए थोड़ा सा लंबा हो रहा था, लेकिन में जो बोले जाने वाले संबोधन के जो सम्मानजनक शब्द हैं उसको वो ये हे दृष्टि दिखाने के लिए उसका मजाक भी उड़ाता है ये योगी जो है। तो काफ़ी हर तरह से सब अभिशाप हैं, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, लेकिन वो अभिशाप अपने आप नहीं है। हमारी जो मानसिक गुलामी है उसकी बदौलत वो है। अब हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन उस मानसिक गुलामी से बाहर है। ये कभी भी देश के नहीं हो सकते, लेकिन हम मानसिक गुलामी के शिकार होकर के यानी इनको चुनते हैं। इससे बाहर आएंगे, भारतीयता के माहौल को महसूस करेंगे, भारतीय एकता के आधार पर जो है इनका हिसाब, इनको माकूल जवाब ईवीएम पर दीजिए और ईवीएम देने के लिए संकल्पित होइए। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक परिचर्चा को यहीं पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।